Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the sex determination जिसमें हमने पढ़ा था जेनिक बैलेंस theory के बारे में. In this video we will discuss about the cytological basis of sex identification. इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातों को हम डिस्कस करेंगे और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो इस टॉपिक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हैं. वही चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मेल है और उस मेल को डेवलप करने में यानी कि उसको बनाने में जिम्मेदारी किसकी है, माता की है या पिता की, यानी कि फादर जिम्मेदार हैं या मदर जिम्मेदार है, या दोनों ही नहीं है या दोनों ही हैं या केवल मदर ही रिस्पॉन्सिबल है मेल चाइल्ड के लिए. तो ये सारी फैक्ट्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे. राइट. सो डिफाइनिंग सेक्स, जब हम बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अगर एक्स क्रोमोसोम मेल से और एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आता है तो उसको हम बोलेंगे डॉटर, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो डॉटर होगी. वहीं जब हम बात करते हैं अगर मेल से आया वाई क्रोमोसोम, फीमेल से आया एक्स क्रोमोसोम, तो जो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बनेगा मेल. तो इसका मतलब ये है कि डिफाइनिंग सेक्स में क्रोमोसोमल सेक्स डिसाइड हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जब क्रोमोसोमल सेक्स डिसाइड हो जाता है तो इसी के साथ साथ कुछ हफ्तों बाद कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि गोनैडल सेक्स डिसाइड हो जाता है. गोनैडल सेक्स का मतलब है कि इंडिविजुअल में गोनैड्स बन जाते हैं. व्हाट आर गोनैड्स? टेस्टिस एंड ओवेरीज. अब नेचुरल सी बात है, अगर टेस्टिस बने हैं तो टेस्टिस टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करेंगे, अगर ओवेरी डेवलप हुई है तो ओवेरियन हार्मोन रिलीज करेगी. और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि जो हार्मोन्स है जिनको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं मेल और फीमेल में. तो नेचुरल सी बात है कि अगर टेस्टिस हैं तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या डेवलप करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाएंगे टेस्टोस्टेरोन की सहायता से. वहीं अगर ओवेरीज हैं तो ओवेरीज ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाएंगी और एक इंडिविजुअल में यानी कि एक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे. तो ये सारी चीजें जब डेवलप हुई तो यहाँ पे फिनोटाइप डिसाइड हुआ कि भाई मेल है या फीमेल है. तो इस तरीके से सेक्स को डिफाइन किया जाता है. नाउ सेक्स डिफरेंशिएशन. सेक्स डिफरेंशिएशन का मतलब है मेल इंडिविजुअल बनेगा क्या, फीमेल इंडिविजुअल बनेगी. तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डिफरेंशिएट मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम सेक्स को डिफाइन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें एग्जैक्टली जिम्मेदार है कौन? मदर जिम्मेदार है, फादर जिम्मेदार है या केवल मदर ही है या दोनों ही नहीं है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. तो जब हम एक नॉर्मल फिनोटाइप की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में तो एक छोटा सा चेकर बोर्ड बना के इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम बात करेंगे हार्मोन लेवल पे या हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम लेवल पे तो हम नॉर्मल सा ये बोल सकते हैं कि मेल जो स्पर्म बना रहा है उसमें एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है. यानी कि कुछ स्पर्म ऐसे हैं या 50% स्पर्म ऐसे हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, 50% स्पर्म ऐसे हैं जिसमें वाई क्रोमोसोम है. वहीं जो फीमेल गैमीट बना रही है, ओवा जो बना रही है, उसमें एक्स क्रोमोसोम ही है. तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से क्रॉस बनेगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50-50% चांस है बॉय या गर्ल बनने के या मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल बनने के. तो जिम्मेदार है कौन? एक्चुअली फर्टिलाइजेशन एक रैंडम प्रोसेस है. ज़्यादातर ये देखा गया है, इंडिया में भी देखा गया है, इंडिया से बाहर भी ये देखा गया है. लोग ये समझते हैं कि फीमेल जिम्मेदार है एक मेल चाइल्ड को डेवलप करने के लिए और इसीलिए बहुत सारी जगह
होली एंड सोली फीमेल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये सारी चीजें चलती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फीमेल तो कहीं से कहीं जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम फीमेल के पास है ही नहीं, जिसके पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन है, वो चीज तो यहाँ पे है ही नहीं। अब हम मेल की बात करते हैं, मेल के पास वाई क्रोमोसोम है या SRY जीन है, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पे 50% ऑफ द स्पर्म ऐसे हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम है। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओवा के ऊपर बहुत सारे स्पर्म आके चिपकते हैं। अब यहां पे ओवा के ऊपर जब बहुत सारे स्पर्म आके चिपक जाते हैं, अडहेयर हो जाते हैं, तो यहां पे पता नहीं है कि किस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है। इट इज अ रैंडम प्रोसेस, ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्पर्म, चाहे वो X क्रोमोसोम कंटेनिंग हो, Y क्रोमोसोम कंटेनिंग हो, फर्टिलाइज हो जाता है। तो अगर हम एग्जैक्टली देखें तो हम ये देख सकते हैं कि फीमेल तो कहीं से कहीं जिम्मेदार नहीं है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता। ये एक सेलुलर प्रोसेस है, और सेलुलर प्रोसेस होने के साथ साथ यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी या फिर एक रैंडमली चीजें डिसाइड होती हैं, राइट। सो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, ना मेल ना फीमेल। ऐसा भी हम देखते हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं कि इंडिया में भी या इंडिया के बाहर भी ये चीज़ें देखी गई है कि लोगों को, यानी कि फैमिली में ये एक चाह होती है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए जो जेनेटिकली आगे जनरेशन को बढ़ाए, यानी कि जो वंश चलाने वाला एक इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए। इसलिए लोग बहुत सारे टेक्स एंड ट्रिक्स डेवलप करते हैं जिससे मेल चाइल्ड हो, बट दीज ऑल आर यूजलेस। ये सारी ट्रिक्स यूजलेस होती हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज अ रैंडम प्रोसेस, ये प्रोबेबिलिटी प्रोसेस है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, राइट। सो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ सेक्स डिफरेंशिएशन इन अर्ली एम्ब्रियो, देयर आर 2 इंटरनल डक्ट सिस्टम। जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो 2 डक्ट सिस्टम बनते हैं, एक होती है वॉल्फियन डक्ट, एक होती है म्यूलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट मेल में बनती है, म्यूलेरियन डक्ट फीमेल में बनती है। यह बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। वॉल्फियन डक्ट इन मेल, म्यूलेरियन डक्ट इन फीमेल। इसको याद रखने का तरीका क्या है? म्यूलेरियन M इज मेल, तो M और M साथ नहीं आएगा। मेल में म्यूलेरियन नहीं होगी। वी कैन से दैट M कैंसिल ईच अदर, राइट। नाउ at 7th week developmental pathway activate different sets of gene, यानी कि जो डिफरेंट सेट ऑफ जीन बनने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 7th वीक होता है वहाँ पे डेवलपमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होता है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। causes undifferentiated gonads to develop as testes and ovaries। जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स हैं, अगर वाई क्रोमोसोम है तो नेचुरली टेस्टिस डेवलप होंगे, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ओवेरीज डेवलप होंगी। डिटरमाइन द गोनाडल सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि गोनाड्स का बनना गोनाडल सेक्स ऑफ एम्ब्रियो का डिटर्मिनेशन है। नाउ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, ऐसे कौन से जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम पे जो कि जरूरी हैं? सबसे पहले जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल डिटरमाइनिंग है। एक बात ध्यान रखना, अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो इंडिविजुअल मेल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो इंडिविजुअल फीमेल होगी। यानी कि वाई क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी, राइट। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इंडिविजुअल में वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो फीमेल होगी। यानी कि वाई क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करने वाला है, मेल डिटरमाइनिंग है, राइट। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन इज द SRY जीन। हमने पढ़ा है कि वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन होते हैं, राइट। ये जो SRY जीन होते हैं, SRY जीन, ये SRY जीन इंपॉर्टेंट है।
अदर ऑन द ऑटोसोमल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जरूरी है दैट इज SRY जीन, दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं SRY जीन। ये ही निर्धारित करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी। MSY मेल स्पेसिफिक रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, ये पूरा MSY रीजन भी होता है जो मेल स्पेसिफिक रीजन होता है Y क्रोमोसोम का। अदर देन जीन्स ऑन द ऑटोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अदर जीन्स जो होते हैं यानी कि यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करने के जो रीजन है वो Y क्रोमोसोम पे होता है कि इंडिविजुअल मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, और जो दूसरे जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पे लोकेटेड हैं जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वंस टेस्टिस डेवलप दे सिक्रीट 2 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन MIH, राइट। MIH बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। फीमेल डेवलपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ Y, क्या बताया था मैंने, अगर Y नहीं है तो फीमेल डेवलप होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल इज नेचुरल फिनोटाइप। फीमेल इज नेचुरल फिनोटाइप। क्यों होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक गोनाड डेवलप इनटू एन ओवेरी, जो एम्ब्रियोनिक गोनाड्स हैं वो किस में डेवलप होंगे, ओवेरीज में डेवलप होंगे। टेस्टोस्टेरोन नॉट प्रोड्यूस, वॉल्फियन सिस्टम डीजनरेट। वॉल्फियन सिस्टम कहाँ होगा, मेल्स में होगा, तो फीमेल में वॉल्फियन सिस्टम नहीं होगा, इसमें होगा म्यूलेरियन सिस्टम। MIH इज नॉट प्रोड्यूस, MIH भी प्रोड्यूस नहीं होगा। Mullerian duct system developed to form oviduct, uterus and the parts of the vagina. Sexual phenotype develops and hormones are important. छोटी सी एक बात समझ लेना है, छोटी सी बात है जिससे सारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो फीमेल डेवलप होगी, और आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फीमेल इज द नेचुरल फिनोटाइप। नेचुरल फिनोटाइप है फीमेल। अब यहाँ पे जो फीमेल है तो नेचुरली उसमें ओवेरी डेवलप हो रही है, ओवेरीज बन रही हैं। अब यहाँ पे जब ओवेरीज बन रही हैं तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स नहीं होंगी जो टेस्टिस में है, तो सर्टोली सेल्स नहीं होंगी। हमने पढ़ा है ना टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होती हैं, टेस्टिस में लेडिग सेल्स होती हैं। क्लियर। तो यहां पे ओवेरीज अगर हैं तो सर्टोली सेल्स नहीं है, लेडिग सेल्स नहीं है। जब सर्टोली सेल्स या लेडिग सेल्स नहीं है तो सर्टोली सेल के नहीं होने से क्या नहीं होगा, यहां पे MIH नहीं होगा, दैट इज म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन या MIS, म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे MIH से याद रखें कि MIH नहीं है, यानी कि अगर MIH ने म्यूलेरियन डक्ट को इनहिबिट नहीं किया जा रहा है तो म्यूलेरियन डक्ट डेवलप होगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे म्यूलेरियन डक्ट को इनहिबिट नहीं किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे म्यूलेरियन डक्ट डेवलप होगी। और म्यूलेरियन डक्ट किस में डेवलप होती है, म्यूलेरियन डक्ट फीमेल में डेवलप होती है, जो कि आगे गोनैड्स या फिर हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन करती है। लेडिग सेल नहीं होगी तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। वहीं अगर हम बात करें कि Y क्रोमोसोम है तो Y क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या है, मेल बनेगा। मेल है तो नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे, टेस्टिस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सर्टोली सेल्स होंगी, यहाँ पे लेडिग सेल्स होंगी। क्लियर। लेडिग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी और टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सटर्नल जेनेटेलियाज की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सर्टोली सेल्स MIH म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेंगी। म्यूलेरियन डक्ट जो है, म्यूलेरियन डक्ट क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी।
तो मेल्स में म्यूलेरियन डक्ट जब इनहिबिट होगी तो कौन से डेवलप होगी? वॉल्फियन डक्ट, यहां पे डेवलप होगी वॉल्फियन डक्ट। और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से वॉल्फियन डक्ट जो है वो डीजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि फीमेल में म्यूलेरियन डक्ट बन रही है और मेल में बन रही है वॉल्फियन डक्ट। इतनी सी बात याद रखनी है और सारी चीजें हार्मोनल बेस्ड है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, हार्मोनल बेस्ड है। तो यहां पे हम देख सकते हैं एग विद एक्स क्रोमोसोम। अगर एग का एक्स क्रोमोसोम स्पर्म के वाई क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है तो एम्ब्रियो जो है, यानी कि यहां पे जाइगोट है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, तो एम्ब्रियो में भी एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, तो यहां पे एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा। अगर एग का एक्स क्रोमोसोम स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है तो एम्ब्रियो के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। एम्ब्रियो का एक्स एक्स मतलब यहां पे फीमेल डेवलप होगी, एम्ब्रियो का एक्स वाई यहां पे मेल डेवलप होगा, क्योंकि अगर वाई है तो यहां पे SRY जीन है। क्लियर? तो यहां पे XX या XY का होना जेनेटिक सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन बताता है। नाउ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम SRY ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स एंड टेस्टिस, यानी कि यहां पे SRY क्या करवाएगा? टेस्टिस के डेवलपमेंट में मदद करेगा। वहीं वाई क्रोमोसोम का नहीं होना ओवेरीज के डेवलपमेंट में मदद कराएगा। तो यहां पे बनेंगे टेस्टिस, यहां बनेंगी ओवेरीज, तो यहां पे गोनाडल सेक्स डिसाइड हो जाएगा। नाउ टेस्टिस सिक्रीट मस्कुलाइजिंग हार्मोन, यानी कि मेल कैरेक्टर के लिए या मेल कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स है वो रिलीज करेगा। वहीं फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं है तो एंड्रोजन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, एंड्रोजन सिक्रीट नहीं हो रहा तो यहां पे मेलनेस के कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया डेवलप अलोंग विद मेल लाइन, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया डेवलप हो गए और वो रिप्रेजेंट करें कि इंडिविजुअल मेल है। वहीं यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? यहाँ पे एंड्रोजन नहीं है। अब एंड्रोजन नहीं है तो क्या होगा? फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होंगे, क्योंकि ओवेरीज बन चुकी हैं तो यहाँ पे फीमेल लाइंस डेवलप हो जाएंगी, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया डेवलप हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये फिनोटिपिक सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डोसेज कंपनसेशन, डोज को कंपनसेट करना। कैसी डोज, कैसा कंपनसेशन, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। इक्वलाइज द अमाउंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड इन बोथ सेक्सेस। एक्स क्रोमोसोम को इक्वलाइज करना। क्यों करना इक्वलाइज? फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम है। अब इनको इक्वलाइज क्यों करना है? तो थोड़ा सा अगर जेनेटिकली समझें, हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे 1 और यहां पे 2 दुगने हैं। अब अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली फंक्शनल होंगे तो फीमेल का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, मेल के बराबर लाना पड़ेगा। अब कैसे लाया जाएगा मेल के बराबर, ये देखना जरूरी है। तो यहां पे एक्सेस फीमेल्स एंड इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम फॉर्म्स अ बार बॉडी इन ईच सेल। जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है फीमेल्स में, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितनी भी सोमैटिक सेल्स होंगी, सभी सोमैटिक सेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो, मदर से आया हुआ हो या फादर से आया हुआ हो, कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है और इसी इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं बार बॉडी। सो यहाँ पे फीमेल हैव बार बॉडी बिकॉज ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। XY मेल डू नॉट कंटेन बार बॉडी, मेल में कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने मान लीजिए इस वाले एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया, ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, कंडेंस्ड हो गया।
राइट, और ये रहा एक्टिव। तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में एक्टिव, एक एक्स क्रोमोसोम मेल में एक्टिव, तो ये हो गया कंपनसेट, यानी कि दोनों के दोनों जो डोसेज थी, दोनों के एक्स क्रोमोसोम की जो डोज है वो कंपनसेट हो चुकी, इक्वल हो चुकी है। Leon hypothesis, one X chromosome is genetically active in the body cell. The second is inactive and highly coiled. एक एक्टिव होगी और एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, और जो इनएक्टिव हो जाता है वो हाईली कॉइल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें कॉइलिंग हो जाती है। Either the maternal or the paternal chromosome can be inactivated. मदर से या फादर से किसी से भी आया हुआ एक क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिवेशन इज परमानेंट, ये जो इनएक्टिवेशन है ये परमानेंट है, बट इट रीसेट्स इन जर्म सेल। जब एक फीमेल ओवा प्रोड्यूस करेगी, तो ओवा प्रोड्यूस करेगी या जर्म सेल बनाएगी, उस वक्त ये इनएक्टिवेटेड जो क्रोमोसोम है इट बिकम एक्टिव। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट रीसेट और इट रीएक्टिवेट इन द जर्म सेल, राइट। इनएक्टिवेशन ऑफ सेकेंड X equalize the activity of X-linked genes in the male and the female. Barr body is facultative heterochromatin. हमने क्या बोला कि एक एक्स क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। एक तो ये बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उस एक्स क्रोमोसोम में मान लीजिए कलर ब्लाइंड का जीन है या हीमोफीलिया का जीन है, तो जो भी इफेक्टेड रीजन होता है, यानी कि जिस एक्स क्रोमोसोम के पास हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, दैट क्रोमोसोम बिकम इनएक्टिवेटेड एंड इट इज रीसेट इन द जर्म सेल। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फीमेल होती है ये कैरियर ऑफ द डिजीज होती है। फीमेल क्या होती है? कैरियर ऑफ द डिजीज होती है, बट ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि जो एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव हो जाता है जब वो ओवा बनाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ number of Barr body is equal to the number of X chromosome is -1। किसी भी इंडिविजुअल में अगर बार बॉडी का पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से कर देंगे -1। तो नॉर्मल फीमेल में क्या है 44 ऑटोसोम्स, 2 एक्स क्रोमोसोम, तो हम क्या बोलेंगे 2 - 1, 2 है एक्स क्रोमोसोम, इसमें से -1 करेंगे तो एक नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी होगी। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे जितने भी एक्स क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ये है बार बॉडी का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एक भी बार बॉडी नहीं होगी, 1 - 1 0 बार बॉडी। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम में से एक माइनस कर देंगे, 1 - 1 0 बार बॉडी। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 - 1, कितने एक्स क्रोमोसोम है इन टोटल 2, -1 = 1 बार बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, छोटी सी चीजें हैं। हमें नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल का तो याद रहता है, ये XX-XY कॉम्बिनेशन होता है, बट कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हमें याद रखने हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। In mammalian female, Barr body can be seen in neutrophils.
जो फीमेल है, मैमेलियन फीमेल है, उसमें न्यूट्रोफिल में बार बॉडी दिखती है और ड्रम स्टिक जैसी दिखती है. इट अपियर्स लाइक अ ड्रम स्टिक, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बार बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट